तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर थर्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसका पूरा रिवीजन ले रहे हैं। कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा, तो एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कंटेंट फिनिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है? तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी हमारा सेंट्रल लोकेशन फाइंड आउट करता है। तो हमने कहा था कि जो डिस्पर्शन हमारे लिए होता है वो हमारा स्कैटरनेस फाइंड आउट करता है। स्कैटरनेस इन द सेंस कि हमारे डाटा कितने बिखरे हुए हैं, कितने फैले हुए हैं, उसको पता करने के लिए हम लोग कंसिस्टेंट है या नहीं है, अनकंसिस्टेंट है, इस सबको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की स्टडी करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमने कहा था कि दो टाइप की स्टडी हमारे लिए होती है। एक को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मेजर और एक हमारे लिए होता है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स में चार डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोग वन डाटा सीरीज के लिए यूज करते हैं और टू में कंपेयर करने के लिए रिलेटिव हम लोग यूज करते हैं। एब्सोल्यूट हमारे लिए कंपैरेटिव इजी होता है, ये हमारे लिए डिफिकल्ट कंपैरेटिव होता है। एब्सोल्यूट बेटा हमारे लिए, ये सबसे मेन याद रखना, विथ यूनिट आंसर दिया जाता है, यूनिट के साथ इसका आंसर आता है और इसका आंसर हमारे लिए हमेशा यूनिट फ्री आंसर होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोगों ने कहा था कि अमाउंट ऑफ डेविएशन पता करता है, अमाउंट ऑफ डेविएशन हमारे लिए पता कर देता है। अमाउंट ऑफ डेविएशन का मीनिंग हम लोगों ने कहा था कि एब्सोल्यूट में हम लोग ऐसा निकालते हैं ना, लाइक रेंज h माइनस एल, तो 10 माइनस 2 करा तो 8 आया, ये तो अमाउंट ऑफ डेविएशन है। और रिलेटिव में हम लोग बेटा परसेंटेज बनाते हैं, इसलिए हम लोग ना उसको डिग्री ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो चार डिफरेंस है वन डाटा सीरीज के लिए एब्सोल्यूट, टू और मोर के लिए बेटा रिलेटिव। एब्सोल्यूट इजी है कैलकुलेशन में, रिलेटिव हमारे लिए डिफिकल्ट है। एब्सोल्यूट बेटा हमारे लिए विथ यूनिट आंसर होता है, रिलेटिव हमारे लिए यूनिट फ्री आंसर होता है। एब्सोल्यूट हमारे लिए अमाउंट ऑफ डेविएशन को मेजर करता है, रिलेटिव बेटा हमारे लिए डिग्री ऑफ डेविएशन को मेजर करता है। अब एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में आपको ना जो कैलकुलेशंस रीड करनी है, एब्सोल्यूट में बेटा रेंज, इंटर क्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, जिसे वेरिएशन भी बोलते हैं। और रिलेटिव में अगर मैं इन सबके साथ को एफिशिएंट वर्ड लगा दूं तो ये सारे कैलकुलेशन बेटा हमारे लिए रिलेटिव आंसर हो जाएंगे। तो को एफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और जब मैं इनके कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करूंगा तो वो सारे आंसर बेटा मेरे लिए यहाँ पर रिलेटिव आंसर्स बन जाएंगे। तो हमारे लिए दो टाइप के आंसर होते हैं, एब्सोल्यूट आंसर एंड रिलेटिव आंसर। तो अगर हम लोग इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वन बाय वन हम इन सारी कैलकुलेशंस को रीड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट आएगा बेटा हमारे लिए रेंज। तो रेंज अगर हम लोगों ने स्टडी किया था तो याद आए तो बेटा ना रेंज का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है h माइनस एल। रेंज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो h माइनस एल हमारे लिए फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बेटा हम लोग करते हैं तो रेंज हमारे लिए बनकर आता है। और इनकेस अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना हो तो हमने कहा था कि फॉर्मूला हमारे लिए h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ h का मतलब बेटा हाईएस्ट वैल्यू होगा, l का मतलब हमारे लिए लोएस्ट वैल्यू होगा। तो h माइनस एल हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और कोफिशिएंट अगर निकालेंगे तो h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100 हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा। हमें सिर्फ ये लर्न करना होगा कि सर ना इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में हाउ टू फाइंड आउट h एंड l। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x ही होता है ना बेटा, सिर्फ x होता है, तुमने कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट x एंड लोएस्ट x का डिफरेंस देखना है। डिस्क्रीट में x एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होती है, तो फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करें, सिर्फ x को देखना है, हाईएस्ट x कौन सा है, लोएस्ट x कौन सा है, फ्रीक्वेंसी से कोई काम का नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज वो होता है जिसमें आपका क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होता है, रेंज में फ्रीक्वेंसी कोई काम का नहीं है। तो जो हाईएस्ट L2 एंड लोएस्ट L1 होगा ना, उन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए रेंज होगा।
ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वो तो हर एक के लिए रूल है बेटा, क्वेश्चन करने के लिए एक्सक्लूसिव में ही हम लोग, इंक्लूसिव है तो पहले ये लास्ट वाला और पहला वाला एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर कर फिर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो ये आप लोगों का रेंज फिनिश होता है। रेंज के बाद आता है बेटा हमारे लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने रीड किया था, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग करते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन कहे कि क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड आउट करो, तो फॉर्मूला हमारे लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। तो इनके लिए आपको पहले क्वार्टाइल्स निकालना आना चाहिए, क्वार्टाइल पीछे वाले चैप्टर में रीड किया है, जस्ट थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, दोनों के डिफरेंस का हाफ करूंगा तो क्वार्टाइल डिवीजन हमारे लिए बन जाएगा। कुछ थ्योरी पॉइंट है जो ध्यान रखना, interquartile range is the double of quartile division and quartile division is the half of interquartile range. Because of quartile division is half of interquartile range, so it is also called as semi interquartile range, इसे हम लोग semi interquartile range भी बोलते हैं। तो इंटरक्वार्टल रेंज का हाफ क्वार्टल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए क्वार्टल डिवीजन को सेमी इंटरक्वार्टल रेंज भी बोलते हैं। और ये 50% वैल्यू पर 50% लिमिट पर बेस होता है, 50% वैल्यूज पर बेस अगर कोई कैलकुलेशन है तो उससे हम लोग क्वार्टल डिवीजन बोलेंगे। अब बात आती है क्वार्टल डिवीजन और क्वार्टल इंटरक्वार्टल रेंज के कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टल रेंज अगर याद आए तो फॉर्मूला हमने लिखा था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इंटू 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोगों ने ऐसा भी कहा था कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बनाते तो टेक्निकली तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100। तो मैंने कहा था कि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कोएफिशिएंट भी बेटा आपका डायरेक्टली वही बनेगा जो इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोएफिशिएंट होता है। मतलब कोएफिशिएंट आप लोगों के लिए क्वार्टाइल डिवीजन का फाइंड आउट करें या इंटर क्वार्टाइल रेंज का, दोनों सेम ही होता है। फिर सेकंड पॉइंट और कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100। रीजन ये है कि मैंने बताया था कि बेटा फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ क्वार्टाइल डिवीजन बोला जाता है, एंड थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के समेशन का हाफ मेरे लिए मीडियन होता है। ये आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, बस क्वार्टाइल्स निकालना आना चाहिए, होप सो अब तो क्वार्टाइल्स निकालना आता होगा आपको। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर बनाते हैं बेटा तो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल को बोलते हैं, क्वार्टाइल डिवीजन अगर बनाते हैं तो बेटा हमारे लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डबल ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन एंड क्वार्टाइल डिवीजन इज द हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे लिए हो गया। कोएफिशिएंट अगर हम लोग बनाएं तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम ही होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। और एक और फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इंटू 100 भी हम लोग लिख सकते हैं, शर्त है कि आपको क्वार्टाइल्स निकालना आना चाहिए। ये आपका रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिवीजन बेटा फिनिश होता है। तो फिर हमारे लिए कंटेंट आता है और वो रहेगा हमारे लिए मीडियन। मीडियन अगर हम लोग सॉरी मीन डिवीजन याद आए तो मीन डिवीजन के लिए सर ने दो मेथड रीड कराए थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। हम क्वेश्चन सारे शॉर्टकट से ही करेंगे, तो हम रिवाइज टेक्निकली सिर्फ शॉर्टकट को कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन सारे शॉर्टकट से ही करेंगे। मीन डिवीजन, मीन डिवीजन अगर कभी भी करना है सबसे पहले जरूरी होगा डाटा आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। कौन कौन सी कैलकुलेशन के लिए असेंडिंग ऑर्डर चाहिए याद रख ले हमेशा, इस पूरे सिलेबस में मीडियन, पार्टीशन वैल्यू जिसमें क्वार्टाइल ऑक्टाइल डेसाइल वगैरह सब आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन एंड मीन डिवीजन, ये 5 कैलकुलेशन ऐसी है जिसके लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो पहले आप डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो उसके बाद आप क्वेश्चन से मीन मीडियन मोड में से कोई भी एक कैलकुलेट करेंगे। अब मैं ये मानकर चलूं कि आपको मीन मोड मीडियन निकालना आता है, कुछ नहीं गिवन है बेटा तो पहले आप मीडियन को यूज करेंगे और मीडियन से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, 4 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स बी, एन ए, एन बी। सर सिग्मा एक्स बी एक्स ए क्या हुआ, जो आपने मीन मोड मीडियन निकाला है उससे बड़े जितने भी वैल्यू हैं उनका समेशन सिग्मा एक्स से होगा।
तो मीन मॉड मीडियन से बड़ा वैल्यू का समेशन सिग्मा एक्स से होगा, मीन मॉड मीडियन से छोटे वैल्यू का समेशन सिग्मा एक्स भी होगा। बड़े जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उसे हम लोग एन ए कहेंगे, जितने छोटे आइटम से बेटा उससे हम लोग एन बी बोलेंगे। Sorry। अब मीन डेविएशन का ये साइन होता है, अगर फॉर्मूला हम लोग लें तो ऐसा लिया था ना, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस ब्रैकेट एन ए माइनस एन बी मल्टीप्लाई बाई मीन से कर रहे हो तो मीन, मीडियन से कर रहे हो तो मीडियन, मोड से कर रहे हो तो मोड, अपॉन एन कर देंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। और अगर को एफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो तो जो भी मीन डेविएशन हमारे लिए आया है उसमें मीन मीडियन मोड को डिवाइड देकर इनटू 100 कर देंगे। 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें कोई इशू नहीं। ये आपका मीन डेविएशन। प्रैक्टिस मैंने सारे करा दिए थे, हम लोग मेथड्स को रिव्यू कर रहे हैं रिवीजन में ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, मीन मॉड मीडियन फाइंड आउट करोगे, मीन मॉड मीडियंस जो आया है उससे बड़े वैल्यू अलग कर लो, उसका समेशन सिग्मा एक्स से, वो बड़े जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उन्हें एन ए बोलेंगे। मीन मॉड मीडियन से छोटे वैल्यू जितने हैं बेटा उसके समेशन कर लो, वो सिग्मा एक्स भी होंगे, और जितने नंबर ऑफ आइटम है वो हमारे लिए एन बी हो जाएंगे। फिर फॉर्मूला हम लोग बना देंगे सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस ब्रैकेट एन ए माइनस एन बी मल्टीप्लाई बाई मीन मॉड मीडियन अपॉन एन। और कोएफिशिएंट अगर बनाना है तो मीन डेविएशन अपॉन मीन मॉड मीडियन इनटू 100 हम लोग कर देंगे। और एक केस सर ने और बताया था कि ऐसा होता है कि एन ए और एन बी इक्वल आ जाए, जैसे मान लो मेरा एक्स है 2 4 6 8 10 ना, मान लीजिए मैं इसको मीन से कर रहा था तो सिग्मा एक्स मैंने लगाया बेटा मेरे लिए 30 आया, मीन मैंने बनाया बेटा 30 बाई एन करा तो 6 आया। 6 से बड़े आइटम ये दोनों, सिग्मा एक्स से बेटा 18, एन ए बेटा ये दोनों 6 से छोटे ये दोनों, सिग्मा एक्स भी बेटा 6, एन बी बेटा नंबर ऑफ वैल्यू 2 है, 2 2 दोनों सेम ही है ना, तो एन ए और एन बी दोनों सेम है तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ फॉर्मूला इतना सा काम आएगा। तो उस केस में मीन डेविएशन बेटा मेरे लिए सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन हो जाएगा। तो 18 माइनस 6 अपॉन 6 हम लोग कर देंगे, सॉरी 5 है हमारे लिए, तो 12 बाई 5 हम लोग सोल्व कर देंगे, तो हमारे लिए बेटा 2.4 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो अगर एन ए एन बी इक्वल है तो सिंपल सा सिर्फ सिग्मा एक्स से माइनस सिग्मा एक्स बी अपॉन एन कर मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यह आपका मीन डेविएशन। अब पॉइंट आता है बेटा हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं स्मॉल सिग्मा से। अगर मुझे को एफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार करता हूँ, यहाँ इंटू 100 नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वेरिएंस अगर मुझे वेरिएशन या वेरिएंस बोल सकते हैं तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा, और को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 हमारे लिए होगा। तो अल्टीमेटली इन चारों में से कुछ भी फाइंड आउट करना है, हमने कहा था कि आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है मेन, और स्टैंडर्ड डेविएशन में अपॉन एक्स बार करा तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करा तो वेरिएंस आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 करा तो हमारे लिए को एफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम लोग कंटेंट वाइज करें हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो याद आया सर ने 3 मेथड करवाए थे और मैंने ये भी कहा था तीनों काम का है। डायरेक्ट मेथड वैसे कैसे सोल्व करते हैं, एक्स होगा, सिग्मा एक्स बनाओगे, एक्स बार बनाओगे सिग्मा एक्स अपॉन एन, फिर डी डेविएशन निकालोगे एक्स से, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करते हैं, ध्यान रखना, डी स्क्वायर करेंगे, ये सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट हमारे लिए हो जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार कर देंगे, ये तो था डायरेक्ट मेथड। सेकंड शॉर्टकट मेथड में क्या करोगे, कोई एक्स बार नहीं निकालोगे, एज्यूम मीन लोगे, dx कैलकुलेट करोगे एंड dx स्क्वायर कर दोगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस
सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का रूट हमारे लिए हो जाएगा। बट इस केस में अगर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो तो पहले आप एक्स बार अलग से फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, और अब आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डेशन बना सकते हैं, स्टैंडर्डेशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 तो नहीं करना है यहाँ, या आपका शॉर्टकट तो एक्चुअल वैल्यू मेथड तो एक्स बार पर बेस, सॉरी डायरेक्ट मेथड एक्स बार पर बेस है, शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन पर बेस है, और एक होता है बेटा हमारे लिए एक्चुअल मेथड, एक्चुअल वैल्यू बेस मेथड। और एक्चुअल वैल्यू बेस मेथड में तो सिंपल है, जो वैल्यू है ना बेटा उसी का स्क्वायर कर देना, और स्टैंडर्डेशन इज इक्वल टू हमारे लिए आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे लिए स्टैंडर्डेशन आ जाएगा। और अगर हम लोग कोएफिशिएंट बनाना चाहें तो फिर अलग से एक्स बार बनाना, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह भी एक्स बार लिख सकते हो, ये सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर की जगह एक्स बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डेशन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्डेशन अपॉन एक्स बार। तो ये तीन मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड एक्चुअल वैल्यू मेथड। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बट क्वेश्चन सब कब कब कहाँ काम आएंगे वो समझ लो अच्छे से। अलग अलग कैटेगरी, फर्स्ट ऐसे सीरीज मिल जाए, एक्स के वैल्यू मिल जाए और मुझे स्टैंडर्डेशन निकालना है, या वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डेशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बनाना है, तो आप हमेशा एक्चुअल वैल्यू मेथड को प्रेफर करना, एक्स है एक्स के स्क्वायर कर लेना, और अब स्टैंडर्डेशन हमारे लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इन दोनों के समेशन लगा लेना ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। कोएफिशिएंट बनाना हो तो एक्स बार बना देना, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्डेशन बना सकते हैं, स्टैंडर्डेशन अपॉन एक्स बार। पहला कैटेगरी तो ये। सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन गिवन है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन को बेटा शॉर्ट में हम लोग सिग्मा डी स्क्वायर बोलते हैं। तो अब अगर स्टैंडर्डेशन लेना है तो अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड में काम आता है, फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट कर देना। थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, हाँ बेटा उसको n बोलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन गिवन है, इसको सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बोलोगे, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन गिवन है, इसको सिग्मा डी एक्स बोलेंगे। स्टैंडर्डेशन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर लो। फोर्थ केस
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, इसको n बोलना। सम ऑफ वैल्यू गिवन है सिग्मा एक्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यू गिवन है सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो फिर स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर का रूट कर देंगे। एक्चुअल वैल्यू मेथड हमारे लिए काम आएगा। हर केस में अलग अलग मेथड यूज आएंगे, ये मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था। तो ये 4 केस और एक केस मैंने आपको और समझाया था, अगर याद आता है तो हमने कहा था कि दो सीरीज है, एक एक्स का है और एक वाई का। तो मुझे ये कहे क्वेश्चन कि बताओ इस एक्स और वाई सीरीज में किसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है या किसमें अनकंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो दोनों सीरीज की कंसिस्टेंसी या अनकंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए याद रखिएगा को एफिशिएंट ऑफ वेरिएंस काम आता है। क्वेश्चन था एग्जाम में बेटा अपना, को एफिशिएंट ऑफ वेरिएंस काम आता है। फॉर्मूला हम लोग स्टैंडर्ड अपॉन एक्स बार इंटू 100 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों सीरीज का इसका स्क्वायर कर कर इसका स्टैंडर्ड, इसका एक्स बार और इसका सी वी निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ऐसे ही इसके स्क्वायर कर कर इसका स्टैंडर्ड, इसका अर्थमेटिक मीन और इसका सी वी निकालेंगे। जब दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट हो जाए तो फिर दोनों के सीवी को कंपेयर करेंगे। जिसका सीवी ज्यादा है उसमें वेरिएंस, अनकंसिस्टेंसी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी कम है। और जिसका सीवी कम है उसमें अनकंसिस्टेंसी कम है और कंसिस्टेंसी ज्यादा है। उस अकॉर्डिंग आंसर टिक लगाएंगे। तो पहले दोनों का सीवी बनाना पड़ेगा, उसके लिए दोनों के वैल्यूज जो है उनके स्क्वायर, फिर उनका स्टैंडर्ड, फिर उसका एक्स बार, फिर सीवी। फिर दोनों के सीवी को कंपेयर करोगे, जिसका सीवी ज्यादा है उसमें अनकंसिस्टेंसी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी कम है। जिसमें अनकंसिस्टेंसी कम है उस जिसका सीवी कम है उसमें अनकंसिस्टेंसी कम है और कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सीरीज गिवन है, फिर डायरेक्ट मेथड को यूज करने के समेशंस गिवन है, फिर शॉर्टकट के समेशन गिवन है, फिर एक्चुअल वैल्यू के समेशन गिवन है और एक आपका सीरीज गिवन है और कंपेयर करना है। तो सीवी निकालकर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये 6 कैलकुलेशन आपके रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब आता है हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड 4 कैलकुलेशन। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड 4 कैलकुलेशन रीड किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन, a माइनस बी अपॉन 2 हमारे लिए होगा। सर ने ये भी कहा था a माइनस बी अपॉन 2 कर रहे हो, मगर बड़े में से छोटा लेस करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो बिना कोफिशिएंट वाले हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, बट रिलेटिव मेजर्स में भी नेगेटिव होते हैं। इसलिए यहाँ आप बड़े में से छोटा लेस करोगे, ये ध्यान रखना। और इसीलिए हम लोग इसको ना हाफ ऑफ रेंज भी बोल सकते हैं। बड़े में से छोटा लेस कर कर डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, इसलिए हम लोग इसको हाफ ऑफ रेंज भी बोलते हैं। फिर हमने कहा था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड, तो फॉर्मूला हमने लिया था एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 का रूट। ये हमारे लिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड होगा। फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड निकालना सीखा था। 4 स्टेप लेनी होंगी। स्टेप फर्स्ट में हम लोग एक्स बार 1 2 निकालेंगे, एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। स्टेप 2 में हम लोग d1 d2 निकालेंगे, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 1 2, एक्स बार 2 माइनस एक्स बार 1 2 कर कर d1 d2 निकालेंगे। सर ने ये भी कहा था दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। स्टेप थर्ड में 4 चीजों के स्क्वायर करोगे,
d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन 1 स्क्वायर एंड स्टैंडर्डेशन 2 स्क्वायर। d1 एंड d2 के स्क्वायर तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा ना हमारे लिए दोनों में से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और स्टैंडर्डेशन के स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ वेरिएंस रिक्वायर्ड होता है। तो अगर स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है तो पहले उसे वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ऑलरेडी वेरिएंस दे रखा है तो और स्टैंडर्डेशन के स्क्वायर मत कर देना। फिर सर ने कहा था ना कि वैसे ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, n1 d1 स्क्वायर, n1 स्टैंडर्डेशन 1 स्क्वायर, n2 d2 स्क्वायर, n2 स्टैंडर्डेशन 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का रूट, ये हमारे लिए फॉर्मूला होता है। बट मैंने ये कहा था कि आप इसको पूरा यूं यूज ना करें, सिंपल सा आप क्या करें कि इनको यहीं पर अपने अपने n से मल्टीप्लाई कर लें। इसको n1 से, इसको n2 से, इसको n1 से, इसको n2 से, जो प्रोडक्ट आए उस प्रोडक्ट का सम, और अब स्टैंडर्डेशन 1 2 इक्वल टू सम अपॉन n1 प्लस n2 का रूट। ये यही तो है ना बेटा, ये सम ही तो है ना ऊपर जो लिखा हुआ है। 4 स्टेप, x बार 1 2 निकालो जो कि पहले रीड करा हुआ अपना कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, d1 d2 निकालो, चार चीजों का स्क्वायर, d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन 1 स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन 2 स्क्वायर, इनको अपने अपने n से मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट के सम में बेटा n1 प्लस n2 को डिवाइड देकर रूट कर लो, ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्डेशन आ जाएगा। फिर हम लोगों ने करेक्ट स्टैंडर्डेशन पढ़ा था कि अपन ने कोई वैल्यू गलत काम में ले ली है तो उसको सही करना देखा था। उसके लिए भी 4 स्टेप यूज करोगे। सबसे फर्स्ट सर ने कहा था रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालोगे। रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए क्वेश्चन में जो स्टैंडर्डेशन दे रखा है उसका स्क्वायर, क्वेश्चन में जो एक्स बार दे रखा है उसका स्क्वायर इंटू एन। रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर को करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला है उसमें से जितने रॉन्ग वैल्यू हमारे लिए उन सबके स्क्वायर लेस हो जाएंगे, जितने करेक्ट वैल्यू है बेटा उन सबके स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने कहा था कि करेक्ट एक्स बार बनाएंगे, वैसे ही जैसा हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था। फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे रॉन्ग एक्स बार, क्वेश्चन में जो एक्स बार होगा वो रॉन्ग होगा, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे जो जो रॉन्ग वैल्यू है, प्लस करेंगे बेटा जो करेक्ट वैल्यू है अपॉन n, तो ये हमारे लिए करेक्ट एक्स बार आ जाएगा। और ये आ जाए तो फाइनली हम लोग स्टैंडर्डेशन बना सकते हैं। करेक्ट स्टैंडर्डेशन के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये दोनों करेक्ट वाले रखना है। ये तो स्टेप 2 का वैल्यू और ये स्टेप 3 का वैल्यू। ये आपका फॉर अदर कैलकुलेशन, तो 2 वेरिएबल का a माइनस बी बाई टू हाफ ऑफ रेंज बोलते हैं, n नेचुरल नंबर का n स्क्वायर माइनस 1/12 का रूट। कंबाइंड स्टैंडर्डेशन के लिए पहले x बार 1 2 निकालो, फिर d1 d2, फिर d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन 1 स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन 2 स्क्वायर, इनको अपने अपने n से मल्टीप्लाई कर कर प्रोडक्ट के सब में n1 प्लस n2 को डिवाइड देकर रूट कर लो। करेक्ट स्टैंडर्डेशन बनाना है तो पहले रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर बनाओ, स्टैंडर्डेशन स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर इंटू n कर कर, फिर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालो, रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर करेक्ट एक्स बार निकालो, रॉन्ग एक्स बार इंटू एन माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन, और फाइनली स्टैंडर्डेशन बना देंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज हम लोगों ने रीड किया था। सबसे पहले तो कहा था अगर सारे वैल्यू इक्वल है तो याद रखना डिस्पर्शन का आंसर 0 होता है।
सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर हो ही रहता है, सारे वैल्यू 5 5 5 है तो सेंट्रल टेंडेंसी तो 5 रहेंगे। लेकिन डिस्पर्शन, रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस 0 हो जाते हैं। फिर हमने कहा था एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन नेवर बी नेगेटिव, बट रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन में भी नेगेटिव, मतलब जो बिना कोफिशिएंट वाली चीजें हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती, बट जो कोफिशिएंट वाली चीजें वो नेगेटिव हो सकती है। फिर हमने कहा था कि डिस्पर्शन पर बेटा चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होता है। चेंज इन ओरिजिन का मतलब अगर सीरीज के सारे वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू से प्लस या माइनस कर दो तो डिस्पर्शन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा जो पहले था। लेकिन डिस्पर्शन पर चेंज इन स्केल का इफेक्ट होता है, मतलब सीरीज के सारे वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो जितनी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है आपके डिस्पर्शन भी उतने से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएंगे। चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, बट डिस्पर्शन चेंज इन स्केल से डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमने कहा था कि अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो यहाँ ओरिजिन है a और b है बेटा स्केल, और मुझे x के डिस्पर्शन दे दें तो y के डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के लिए a काम का नहीं है क्योंकि ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। y के डिस्पर्शन निकालने के लिए हम लोग मॉडुलस bx काम में लेंगे, x की जगह x के डिस्पर्शन, बोले तो रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन रखेंगे तो y के रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। b मॉडुलस रखना है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन नेवर बी नेगेटिव, तो x के डिस्पर्शन तो नेगेटिव नहीं होते, बट हो सकता है b अगर नेगेटिव हुआ तो y के डिस्पर्शन नेगेटिव आ जाएंगे जो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें b मॉडुलस लगाकर लिखना है, मतलब b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। बट एक पॉइंट और बताया था, अगर वेरिएंस दिया हुआ हो तो फिर आप b स्क्वायर x रखोगे, तो आप x की जगह x का वेरिएंस रख दोगे, y की जगह y का वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। तीन प्रॉपर्टी, सारे वैल्यू इक्वल है तो डिस्पर्शन 0 होगा। डिस्पर्शन का आंसर बेटा एब्सोल्यूट आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट रिलेटिव आंसर हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। फिर हम लोगों ने कहा था बेटा कि हमारे यहाँ चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट तो नहीं होता है, बट चेंज इन स्केल का इफेक्ट होता है। तो प्लस और माइनस करते हैं सीरीज के सारे वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू से तो डिस्पर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो डिस्पर्शन पर फर्क पड़ेगा। इस रीजन से अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दे दिया जाए और x के रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हों तो y के रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस bx काम में लेंगे। और अगर हम लोगों को बेटा ना x का वेरिएंस दिया हो तो y का वेरिएंस निकालने के लिए b स्क्वायर x को यूज करेंगे। फिर QD MD SD में रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने कहा था कि QD MD SD में रिलेशनशिप ये होता है कि QD छोटा होता है, MD बड़ा होता है और SD सबसे बड़ा होता है। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन, मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन, क्वार्टल डेविएशन होता है। ये कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन सर ने कहा था कि अगर आप QD MD और SD की वैल्यू को 6 5 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस रीजन से इन तीनों में से कोई एक भी दिया हुआ हो ना बेटा तो बाकी के दो निकल जाएंगे। लाइक QD इक्वल टू हमारे लिए बेटा ना एक तो 5 MD अपॉन 6 हो जाएगा, और फिर हमारे लिए QD इक्वल टू अगर SD दिया हो तो 4 SD अपॉन 6 होगा। 4 SD अपॉन 6 को 2/3 भी लिखा हो सकता है। MD इक्वल टू बेटा हमारे लिए 6 QD अपॉन 5 होगा, क्योंकि 5 MD के साथ आता तो वो नीचे चला जाएगा, और SD अगर गिवन है तो 4 SD अपॉन 5 हमारे लिए होगा। फिर हमने कहा था SD इक्वल टू, SD के साथ 4 होता है तो वो नीचे चला जाएगा, 6 QD बाई 4, और SD बेटा इक्वल टू हमारे लिए 5 MD अपॉन 4 हो जाएगा। ये 6/4 को भी 3/2 लिख सकते हैं। तो 6 QD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 4 SD, ध्यान रखना QD इक्वल टू बेटा 5 MD बाई 6 या 4 SD बाई 6 कह सकते हैं, MD इक्वल टू 6 QD बाई 5 या 4 SD बाई 5 बोल सकते हैं, SD इक्वल टू 6 QD बाई 4 या 5 MD बाई 4 हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट मैंने एक और बताया था कि क्वेश्चन कभी स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते, ये बस याद रखना ये क्या होता है, ये मैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या 0.675 भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
तो 0.67 को आप लोग 2/3 भी लिख सकते हो, 0.666 होता है बट एक ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखेंगे तो वो QD के इक्वल होता है। कभी आया नहीं बट कभी पूछ सकता है। तो बेटा हमारे लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन या 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन या इक्वल टू QD मिल सकता है। देन लास्ट थ्योरी टेबल, ये आपका पूरा डिस्पर्शन खत्म होता है। कल से हम लोग, कल रिवीजन रहे, सॉरी टेस्ट रहेगा और फिर हम लोग न्यू चैप्टर कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स में हर चैप्टर बिल्कुल न्यू है, सॉरी लिंक है एक दूसरे के साथ, ये ध्यान रखना। तो अगर आपने लेट ज्वाइन भी करा तो पहले पीछे के लेक्चर पूरे करें फिर इनको कंटिन्यू करें, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होता है। तो यहाँ रेंज, क्वाड्रेंट डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर 5 बातें याद रखनी है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बोले तो कंबाइंड वगैरह निकालना सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है, इनमें किसी में कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस सिर्फ मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दोनों ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं है। ओपन एंडेड में यहाँ सिर्फ QD निकलता है और कोई भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। फिर एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट, पहली और आखिरी वैल्यू को चेंज करने से एक्सट्रीम वैल्यू पर जो इफेक्ट आता है वो बेटा हमारे लिए क्वाड्रेंट डिवीजन को छोड़कर सब पर पड़ता है, बट मैक्सिमम इफेक्ट बेटा हमारे लिए रेंज पर होता है। फाइनली सैंपल अगर बदल दें तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट सब में होता है, बस मैक्सिमम ध्यान रखना रेंज पर होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बेटा यहाँ SD को छोड़कर सब पर है। ऑल ऑब्जर्वेशन बेटा MD एंड SD बेस है। ओपन एंडेड में बेटा सिर्फ QD निकलता है। एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट बेटा QD को छोड़कर सब पर होता है लेकिन सबसे ज्यादा रेंज पर होता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन बेटा हमारे लिए यहाँ पर सब पर इफेक्ट करता है लेकिन सबसे ज्यादा रेंज पर करता है। सबसे बेस्ट डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक तो ये ध्यान रखिएगा। डिस्पर्शन को सेकंड ऑर्डर का एनालिसिस कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पर बेटा एवरेज हमारे लिए सेंट्रल टेंडेंसी निकलता है, सेकंड ऑर्डर पर डिस्पर्शन निकलता है। और क्वार्टाइल ऐसी कैलकुलेशन है जो आप लोगों के लिए सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्शन में और स्क्यूनेस में भी काम आता है। स्क्यूनेस हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपने नाम ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन, बहुत अच्छे से तैयारी करो कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि हम लोग अगले चैप्टर पर जा पाए, वहां ये सब भी वापस काम आ गए। नेक्स्ट हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं।